हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज जोन चैनल पे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के डेली करंट अफेयर्स। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है यमीन हजारिका अवार्ड के बारे में। हिस्टोरियन और ऑथर सफ़वी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है इन मेमोरी ऑफ यमीन हजारिका, जो कि फर्स्ट वुमेन थी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जिन्होंने सेंट्रल पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया था। सफ़वी को वो ये अवार्ड उनके बुक के सेवरल बुक्स जो उन्होंने पब्लिश किए हैं, जो कि कल्चर, हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में है, उसी के कंट्रीब्यूशन को लेकर इनको ये अवार्ड दिया गया है। हजारिका जो थी उनको सेलेक्ट किया गया था एनसीटी ऑफ दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली पुलिस सर्विस में, जिसको डैनिक्स कहा जाता है, इन 1977 में। ये क्रूशियल पीरियड था जब एंटी सिक्स राइट्स जो थे इंडिया में 1984 में हुए थे। उस समय हजारिका ही इंचार्ज थी 3 की पुलिस स्टेशन की। उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ही ट्रैजिक और ट्रैजिकली उनकी लाइफ गुजरी। उनको कैंसर हो गया था एट द एज ऑफ 43। इन 1999 में उनकी डेथ कैंसर के वजह से हुई। यमीन जो हैं उन्होंने वुमेन्स के ख़िलाफ़ जो भी यातनाएं जो दी जाती है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी काम किया था। जब वुमेन राइट की कोई बात नहीं करता था उस समय उन्होंने वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाया था। राना सफ़वी के बारे में जान लेते हैं। राना सफ़वी एक हिस्टोरियन है जिन्होंने अपनी काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं और उनकी जो इंडियन हेरिटेज और कल्चर को लेकर के जो लव है, जो पैशन है, उसको लेकर के उनको ये अवार्ड दिया गया है। वो एक पॉपुलर ब्लॉग भी चलाती हैं हज़रत दिल्ली के नाम से, जिसमें वो दिल्ली के फूड, कल्चर, हेरिटेज और ओल्ड ट्रेडिशन के बारे में बात करती हैं। यमीन हजारिका अवार्ड, ये अवार्ड जो है इसको हर साल दिया जाता है वुमेंस को, जो कि प्रोफेशनल वुमेंस होती हैं उनको दिया जाता है, और ये अवार्ड 2015 से स्टार्ट हुआ है। प्रीवियस विनर जो थी इसकी वो इंद्रानी रायमेधी थी, जो कि एक ऑथर थी। इसके अलावा एथलीट तैयबुन निशा, एक्टर मोलोय गोस्वामी, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन और सोशल एक्टिविस्ट हसीना खरबीब को भी दिया गया है। ये एक अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और सेलिब्रेट करता है वुमेन्स को, जो कि जिनका एक कंट्रीब्यूशन है, नोबेल कंट्रीब्यूशन है और सोसाइटी के लिए। अगली रिपोर्ट कैग से है। कैग ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने स्कूल टॉयलेट्स के बारे में बताया है। इस ऑडिट में कैग ने एक कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट जो कि स्कूल में है उसके बारे में ये रिपोर्ट पेश की है, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा अंडर स्वच्छ विद्यालय अभियान के वो पार्लियामेंट में इसको रखा गया है। इसमें 53 CPSEs ने पार्टिसिपेट किया इन स्वच्छ विद्यालय अभियान, जिसमें से 7 CPSE जो हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है अबाउट 1.3 लाख टॉयलेट्स। ये ऑडिट जो की गई है इसका फोकस था कि टॉयलेट के फिजिकल सर्वे के हिसाब से इन्होंने ये ऑडिट किया है। इसमें 2695 टॉयलेट 2048 स्कूल में इन 15 स्टेट्स में किए गए। हाइलाइट्स क्या थी इस रिपोर्ट की? ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इसने जो भी टॉयलेट का जो वो सर्वे हुआ है उसको 5 स्टार से 1 स्टार के बीच में इसको वो मार्क्स दिए हैं। टोटल कंस्ट्रक्टेड टॉयलेट जो इसमें है 30% जो है, जिसमें 691 टॉयलेट आते हैं जो कि यूज़ में नहीं हैं। 72% ऐसे टॉयलेट जैसे थे जिनमें पानी की समस्या थी। 55% में वॉशिंग और हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। 30% में सोप की और डिसइंफेक्टेंट की उपलब्धता नहीं थी। इसके अलावा इन्होंने इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने स्वच्छ विद्यालय अभियान भी चलाया है। 200 टॉयलेट ऐसे पाए गए हैं इसमें जो कि 200 टॉयलेट्स ऐसे पाए गए जो कि कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुए हैं। 86 टॉयलेट्स ऐसे पाए गए जो कि पार्शियली कंस्ट्रक्टेड थे
आउट ऑफ 1967 को एजुकेशनल स्कूल में भी सर्वे किया गया, जिसमें से 99 ऐसे थे जो कि फंक्शनल ही नहीं थे जो टॉयलेट, और 436 ऐसे थे जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल टॉयलेट पाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था इस रिपोर्ट का? इसमें सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स को प्रोवाइड कराने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें 1119 टॉयलेट जो थे वो कोल इंडिया लिमिटेड के जो 1119 टॉयलेट थे जिनका ऑडिट किया गया है, उसमें 14% जो थे वो बने हुए नहीं थे या फिर पार्शियली कंस्ट्रक्टेड थे उड़ीसा में। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी ऐसे काफ़ी टॉयलेट्स पाए गए हैं। 17% ऑफ टॉयलेट, जिसमें कि 564 टॉयलेट को NTPC ने बनाया, जो कि या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या फिर वो भी पार्शियली कंस्ट्रक्टेड हैं। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन टॉयलेट का हुआ था। 75% सिलेक्टेड टॉयलेट्स जो कि मेंटेन नहीं थे, जहाँ पे हाइजीन की कोई व्यवस्था नहीं थी। रिकमेंडेशन क्या थी कैग की? कैग ने रिकमेंड किया है कि कंसर्न मिनिस्ट्री इस मैटर को देखे कि टॉयलेट्स इनकम्प्लीट और एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि नवरत्ना और मिनिस्ट्री को ये एड्रेस करना चाहिए कि टॉयलेट की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो मुहैया कराई जाए, जैसे कि पानी की जो कमी है, हैंड वॉश फैसिलिटी, यूरिनल ड्रेनेज ऑफ वेस्ट वाटर, इन सब की उपलब्धता कराई जाए। टॉयलेट का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में जानते हैं। अगर स्कूल में सेपरेट टॉयलेट्स दिया जाएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो इससे होगा कि जो लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट करती हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो वो शेयर नहीं करना चाहती हैं बॉयज़ के साथ, क्योंकि स्कूल का थोड़ा माहौल इस टाइप से होता है कि लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। तो अगर प्रोविज़न ऑफ वाटर, सैनिटाइजेशन और हाइजीन फैसिलिटी स्कूल में अच्छी रहेगी तो स्कूल का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा और चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इलनेस और एक्सक्लूजन से भी। जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि टॉयलेट की कमी की वजह से या कॉमन टॉयलेट की वजह से गर्ल्स ड्रॉप आउट भी बहुत ज़्यादा करती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है इसका? अगर टॉयलेट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए और वहाँ क्या कमी है इस पर ध्यान दिया जाए तो ये हम इससे इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अगली मीटिंग है सार्क की। इनफॉर्मल मीटिंग हुई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सार्क में। ये न्यूज़ में क्यों है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क में, लेकिन ये मीटिंग जो थी ये वो फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली हुई। इस मीटिंग को नेपाल के द्वारा चेयर किया गया। इंडिया ने यहाँ पर 3 पॉइंट को हाईलाइट किया है। इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बताया गया। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रेड और ब्लॉकिंग ऑफ कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया, ताकि सार्क इसको जल्द से जल्द ओवरकम कर सके। हाईलाइट क्या थी? एक्सटर्नल मिनिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इस मीटिंग में इस बात पे काफ़ी जोर दिया कि हमारी जो पॉलिसी है वो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है और हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं साउथ एशिया को और कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी यहाँ लेके आना चाहते हैं। मिनिस्टर ने इस चीज़ पर भी इम्फेसाइज किया कि इंडिया ने $150 मिलियन मालदीव्स को दिए हैं, उनको सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा करेंसी स्वैप सपोर्ट भी दिया है 400 मिलियन का श्रीलंका को और 200 मिलियन का भूटान को 2020 के अंदर। इसमें कहा गया है कि कोलैबोरेशन को इंक्रीज़ किया जाए अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है। सार्क की कंट्री हैं, आप इनको फ्लैग से भी इनको पहचान सकते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी? सार्क में की ऑब्जेक्टिव ये है कि वो प्रमोट करना चाहता है वेलफेयर को ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इस रीजन में लेके आना और मजबूती प्रदान करना सेल्फ रिलायंस को साउथ एशियन कंट्रीज़ में।
इसके अलावा म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रमोट करना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को अप्रिशिएट करना, एक्टिव कोलैबोरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस को प्रमोट करना सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फील्ड्स के अंदर। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन को मजबूत करना और एक दूसरे को इंटरनेशनल फोरम पे कॉमन इंटरेस्ट को यहाँ पर मजबूती देने के लिए भी सार्क की मीटिंग हुई। इसमें इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेट करने के लिए कहा गया जिनके कॉमन इश्यूज हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या था इस मीटिंग का? इसमें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जो है वो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, यहाँ पे कोऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन और कल्चरल फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, इकोनॉमिक ट्रेड और फाइनेंस के फील्ड में, एनर्जी, इन्वायरमेंट, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी फंडिंग मैकेनिज्म में कोऑपरेशन करने को कहा गया और सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है। ये सारे एरिया ऑफ कोऑपरेशन बताए गए हैं। सार्क का क्या इंपॉर्टेंस है? सार्क जो है वो वर्ल्ड का 3% एरिया कंसिस्ट करता है। इसके अलावा 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इस रीजन में एग्जिस्ट करती है। ये वर्ल्ड के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है और वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया भी सार्क को कहा जाता है। सार्क के लोग और कंट्री के जो ट्रेडिशन, फूड और ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। कल्चरल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो है वो भी सेम है। सार्क कंट्री में कॉमन प्रॉब्लम और इश्यूज़ हैं जैसे कि प्रोवर्टी है, हंगर, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, डिज़ास्टर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और लो जीडीपी। ये सारे के सारे चीज़ काफ़ी कॉमन है। इसमें लोगों को अगर सार्क के लोग कंट्रीज़ जो भी हैं वो एरिया ऑफ डेवलपमेंट और लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें के लिए अगर कॉमन सोल्यूशन लेके आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा। इम्पोर्टेंस क्या था इंडिया के लिए? इंडिया के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना अभी काफ़ी एग्रेसर हुआ है इंडिया की तरफ, तो हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं उनके OBOR इनिशिएटिव यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को सार्क के थ्रू हम काउंटर कर सकते हैं बाई इंगेजिंग नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका इन उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में और उनको इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू। सार्क हेल्प कर सकता है म्यूचुअल ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए और इस रीजन में पीस को क्रिएट करने के लिए। ये इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर लिंक किया जाए साउथ एशियन इकोनॉमी को साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी के साथ। इससे फर्दर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा और प्रॉस्पेरिटी आएगी इन इंडिया, मेनली इन सर्विस सेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ही लाजवाब है। अगली न्यूज़ पैसेक से है। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने ये एक्सरसाइज ईस्ट इंडियन ओशन रीजन में कंप्लीट की। इस एक्सरसाइज को ईस्ट इंडिया ओशन रीजन के द्वारा कंडक्ट किया गया। इसमें जो कि रिफ्लेक्ट करती है ग्रोथ ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन बायलैटरल रिलेशन को। ये एक्सरसाइज जो है इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ HMAS हॉबर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साइड और इंडियन नेवल शिप सह्याद्री और करमुक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया के साइड से MPA और हेलीकॉप्टर और दोनों साइड से इस तरह से पार्टिसिपेट किया गया इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज का एम क्या है? इसका एम इन्हेंस करना है और इम्प्रूव करना है एंड अंडरस्टैंडिंग को दोनों कंट्री के बीच में और इम्बाइब करना बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा एंटी एयर एक्सरसाइज जैसे कि वेपन फायरिंग, सीमैनशिप एक्सरसाइज, नेवल मैन्यूवर और क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन भी इसमें किए गए हैं। पासेक्स रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है बाय इंडियन नेवी विद द यूनिट ऑफ फॉरेन नेवी जो कि इंडिया के फ्रेंडली फॉरेन्स हैं उनके साथ मिलकर। इन दोनों नेवीज ने यहाँ पर एक रोबस्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज सच एज ऑस इंडेक्स जो कि बाई एनुअली कंडक्ट की जाती है। अगली न्यूज़ है प्लास्टिक पार्क स्कीम से लेके।
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने रिसेंटली अप्रूव किया है 10 प्लास्टिक पार्क इन द कंट्री, आउट ऑफ विच 6 पार्क जो हैं उनको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। ये पार्क जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे अंडर प्लास्टिक पार्क स्कीम, जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। प्लास्टिक पार्क को सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में। इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। अंडर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट करेगी 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग कॉस्ट होगी उसको फंड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो भी बेनिफिशियरी इंडस्ट्रीज होगी और जो बची हुई रकम है वो लोन के थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगी। इसमें 6 प्लास्टिक पार्क को बनाया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश में एक प्लास्टिक पार्क तमोत में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रोग्रेस में है। मध्य प्रदेश में के बिलाऊ में इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और वर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोग्रेस में है। उड़ीसा में प्लास्टिक पार्क जो है वो पारादीप में इस्टेब्लिश की जाएगी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। झारखंड में भी झारखंड के देवघर में भी एक प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा, इसमें भी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी प्रोग्रेस में है। तमिलनाडु के थिरुवल्लूर में इसका काम स्टार्ट किया गया है रिसेंटली। आसाम प्लास्टिक पार्क जो है वो तिनसुकिया में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। प्लास्टिक पार्क स्कीम का जो एम है वो इंक्रीज करना कॉम्पिटिटिवनेस को और वैल्यू एडिशन देना प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। और इसको अचीव कैसे किया जाएगा? इसको अचीव करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे मेजर्स लेने होंगे ताकि इसको अचीव किया जा सके। अगली न्यूज़ है फिट इंडिया डायलॉग से। फिट इंडिया डायलॉग की फर्स्ट एनिवर्सरी थी फिट इंडिया मूवमेंट की, जिसको पीएम मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया है। इसमें उन्होंने एक्सपर्ट्स से फिटनेस एक्सपर्ट, इन्फ्लुएंसर और कंट्री में जो भी इस तरह के लोग हैं उनसे यहाँ पर चैट किया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल, जिसके अंदर ऑनलाइन फिट इंडिया डायलॉग पे बात की गई। इस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर ने अपने थॉट को शेयर किया और बताया इम्पोर्टेंस को हेल्दी लाइफ के। इस मीटिंग में क्रिकेटर विराट कोहली के अलावा मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन, इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवाकर के साथ साथ अदर फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने भी पार्टिसिपेट किया। पैरालंपिक ज्वेलिन गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झझरिया और फुटबॉलर जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं अफशान आशिक, उन्होंने भी सबसे पहले इस इवेंट में अपनी बात रखी। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 से। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 ये प्रिपेयर किया गया है टू डील क्लाइमेट रियलिटी, जिसके वजह से कंट्री जो भी वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, उनके बारे में बात की गई है। की पॉइंट्स क्या थी इस इंडेक्स की? इसमें कैलकुलेट किया गया है कंट्री बाय कंट्री बेसिस कि वो कितने एक्सपोजर और वल्नरेबल हैं डिज़ास्टर्स के, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये एनुअली ये इंडेक्स रिलीज़ की जाती है सिंस 2011 से। ये इंडिकेट करती है कंट्री जो कि जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स से कोप करने के लिए जो भी उनको आवश्यकता होती है उसके बारे में इसमें इंडिकेट किया गया है। ये पार्ट है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 का, जो कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा रिलीज़ की जाती है। कॉन्टिनेंट्स में ओशिनिया जो है वो सबसे हाईएस्ट रिस्क पे है, फॉलोड बाय अफ्रीका एंड अमेरिका। स्मॉल आइलैंड्स भी हैं, स्पेशली साउथ पैसिफिक और कैरेबियन, जो कि डिस्प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट किए गए हैं एमंग हाई कंट्री रिस्क। इसके अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में बताया गया कि वो काफ़ी हाई एक्सपोजर हैं नेचुरल इवेंट को लेकर के। इसमें इंक्लूड किया गया है राइज इन सी लेवल्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग,
इसके अलावा स्मॉल आइलैंड भी जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स तो लिमिटेड होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी क्लाइमेट चेंज में बहुत कम होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। सो इनको कंपनसेट करने की ज़रूरत है, जो भी क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो भी डैमेज हुआ है और जो इनको लॉसेस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लाइफ और मनी। ओशिनिया का ये मैप है, आप देख सकते हैं। इंडिया के बारे में इसमें कहा गया कि इंडिया का जो रैंक है वो 89 है 181 कंट्री में वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में, और ये 4th मोस्ट एट रिस्क कंट्रीज है साउथ एशिया में आफ्टर बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स जो हैं वो इस मामले में इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है इन्होंने। इनकी जो एबिलिटी है इस डिज़ास्टर से कोप करने की वो इंडिया से बेहतर है। इंडिया इसमें लैक करता है 3 नेबर्स से इन टर्म ऑफ लैक ऑफ adaptive capability or the preparedness to deal with the extreme events। बस इतनी ही न्यूज़ है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।